आप लोग कैसे हैं? आज बजा है रात का 11 और हम लोग कर रहे हैं YouTube के लिए वीडियो शूट। और हम लोग मैराथन टेस्ट का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 80 तक, यानी 41 से लेकर के 80 तक आज क्वेश्चन को देखेंगे। तो रेडी है आप लोग? पूरा रेडी है? चलिए देखिए, फर्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु आधारित है। सोचिए, व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? प्रतिरोध। व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए तो अब ऑप्शन ए में है किरचॉफ का नियम, कूलम्ब का नियम। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध मापते हैं और किरचॉफ का नियम भी यदि आप पढ़े हैं तो प्रतिरोध से संबंधित होता है। ठीक है, इसीलिए ये व्हीटस्टोन सेतु जो होता है ना, किरचॉफ के नियम पर आधारित होता है। व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 41 था। चलिए 42, एक मीटर को परिपथ में संयोजित किया जाता है। देखिए, एक मीटर को कैसे संयोजित करेंगे? पहले एक मीटर लगेगा और फिर कोई इसमें जो है ना प्रतिरोध वगैरह, यानी बल्ब, पंखा, कुछ भी लगेगा। यानी कौन क्रम में है? श्रेणीबद्ध। यानी 1 मीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो श्रेणीबद्ध में। तो 42 का आंसर क्या होगा? ए। 42 का आंसर कितना होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, वोल्ट मीटर को संयोजित किया जाता है। ए में श्रेणीबद्ध, बी समांतरबद्ध, मिश्रितबद्ध, नन। क्या होगा? समांतरबद्ध। देखिए, ए मीटर को हम लोग वोल्ट मीटर को क्या करते हैं? इससे प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे? समांतरबद्ध। ठीक है, चलिए, आवेश के रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक है। आवेश का रेखीय घनत्व का डिफिनेशन क्या होता है? याद है किसी को? याद नहीं है तो मेरे साथ बोलिएगा। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और रेखीय घनत्व को लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं और लैम्डा बराबर क्या होता है? Q बाय L, यानी आवेश बटे लंबाई, चालक की लंबाई। तो आवेश का मात्रक कूलम्ब और लंबाई का मात्रक मीटर। तो हो गया क्या? कूलम्ब प्रति मीटर। तो आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होगा कूलम्ब प्रति मीटर। 44 का क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? बी। आवेश का रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब प्रति मीटर। आवेश के आयतनिक घनत्व का विमीय सूत्र। आवेश का आयतनिक घनत्व क्या होता है? आप लोगों को मैराथन क्लास में सारा क्वेश्चन बताए हुए हैं। आयतनिक घनत्व क्या होता है? किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतनिक घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतनिक घनत्व। तो आयतनिक घनत्व बराबर रो। रो बराबर जो है सूत्र होता है इसका क्या? Q बाय V, जहां Q क्या है? आवेश, और V क्या है? आयतन। आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। देखते हैं तो आवेश का विभव हो गया IT और आयतन का विभव हो गया L3। ऊपर जाएगा तो पावर प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस L-3 और ऊपर में क्या है? IT। तो L-3 IT होगा इसका डायमेंशन। यानी इसका आंसर होगा आवेश के आयतनिक घनत्व का विमीय सूत्र L-3 IT। चलिए भाई, इसका आंसर होगा L-3 IT। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में वास्तविक उल्टा एवं बड़ा, आभासी सीधा एवं बड़ा, आभासी उल्टा एवं बड़ा, वास्तविक सीधा एवं बड़ा। याद करिए,
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, आभासी, उल्टा एवं बड़ा, आभासी, उल्टा एवं बड़ा, आभासी, उल्टा एवं बड़ा। चलिए 47 पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब, नेत्रिका लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा, आभासी सीधा बड़ा। अब जो पढ़ाए हुए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहां पर ये क्लियरली आपको नोट में अलग में लिखाए हुए हैं, देखिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी सीधा एवं बड़ा। उसके बाद 48 पर खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी। ऑप्शन ए देखिए, आभासी सीधा एवं छोटा, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं बड़ा, आभासी उल्टा एवं बहुत छोटा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आभासी होगा, उल्टा होगा और क्या होगा? छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा। आभासी, उल्टा एवं छोटा, पूरा क्लियर लिखाए हुए हैं सब चीजें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र होता है, तो अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए होता है VO प्लस UE। अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए VO प्लस UE और न्यूनतम आवर्धन क्षमता के लिए क्या होता है? VO प्लस FE, VO प्लस FE। अधिकतम के लिए ये यानी आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होता है। देखिए तो अर्धचालक जो होता है उसमें एक होता है एन टाइप और पी टाइप। देखिए एन का मतलब क्या हुआ? एन से याद रखेंगे निगेटिव, एन से याद रखेंगे निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज किस पर होता है? निगेटिव चार्ज किस पर होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर। और एक होता है हॉल, हॉल तो और हॉल पर क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव, हॉल पर चार्ज होता है पॉजिटिव। देखिए एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक, तो एन मतलब एन से निगेटिव, एन से निगेटिव, तो एन से निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आवेश वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होता है, तो पी से याद रखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? हॉल पर, हॉल पर, हॉल 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 छिद्र। तो इसमें पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होता है? हॉल। चलिए निम्नलिखित में कौन अल्फा कण उत्सर्जन को दर्शाता है? यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा निकलता है, अल्फा निकलता है, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा निकलता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा निकलता है, तो उसके परमाणु संख्या में 2 घटता है और द्रव्यमान संख्या में 4 घटता है। अब बीटा निकलता है तो परमाणु संख्या में 1 जुटता है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है और डी में। और यदि गामा निकलता है तो नए परमाणु संख्या बदलता है, न ही द्रव्यमान संख्या बदलता है। देखिए तो X कोई एलिमेंट है, परमाणु संख्या Z और ये A। अल्फा निकलेगा तो नीचे वाला में कितना घटा? 2 परमाणु संख्या में, और द्रव्यमान संख्या में कितना घटा? 4। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है कि A में परमाणु संख्या में 4, द्रव्यमान परमाणु संख्या में 2 घटेगा और द्रव्यमान संख्या में 4 घटेगा। निम्नलिखित में कौन बीटा कण उत्सर्जन को दर्शाता है? यदि किसी चीज से बीटा निकलेगा, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से, तो उसके परमाणु संख्या में 1 क्या हो जाएगा? बोलिए। परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अपरिवर्तित। तो परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि और द्रव्यमान संख्या वही रह गया और परमाणु संख्या 1 बढ़ गया, तो ये आंसर हो गया। चलिए निम्नलिखित में कौन मूल लॉजिक गेट है? आपको पता है एंड और नोट ये सब क्या है? मूल लॉजिक गेट है। सॉरी मूल लॉजिक गेट नहीं है, तो एंड तो मूल गेट है, बी और बी ओ आर और मूल गेट है, नोट मूल गेट है, लेकिन नैंड सार्वत्रिक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, सार्वत्रिक लॉजिक गेट है। तो कौन मूल गेट नहीं है? तो नैंड। अगला है निम्नलिखित में कौन सार्वत्रिक गेट है? सार्वत्रिक गेट है, तो देखिए नैंड सार्वत्रिक गेट है, नॉट सार्वत्रिक गेट है, और सी में क्या है? ए बी दोनों, यही होगा ए बी दोनों। और ये देखिए मूल गेट जो होता है ना 3 प्रकार का, एंड
और नोट, एंड और नोट। और सार्वत्रिक लॉजिक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, नेंड नॉट, नेंड नॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, जब निम्न आवृत्ति के तरंग को उच्च आवृत्ति के तरंग पर अध्यारोपित करते हैं तो यह कहलाता है मॉड्यूलेशन। निम्न आवृत्ति के कम आवृत्ति वाला चीज को ज्यादा आवृत्ति वाला चीज पर यदि बैठा दें तो बोलेंगे मॉड्यूलेशन हुआ, और फिर इसको अलग कर दें तो डिमॉड्यूलेशन हुआ। देखिए, कम आवृत्ति वाला चीज को ज्यादा आवृत्ति वाला चीज पर बैठा दिए तो बोलेंगे मॉड्यूलेशन हुआ। ये क्या हुआ? मॉड्यूलेशन। और यदि इससे उतार दे, यानी ज्यादा आवृत्ति वाला तरंग से कम आवृत्ति वाला तरंग को अलग कर दे तो ये क्या कहलाता है? डिमॉड्यूलेशन। तो आपका आंसर क्या? मॉड्यूलेशन। देखिए, इसमें जो है कहता ए कोई परमाणु है जिसका परमाणु संख्या 90 और द्रव्यमान संख्या 230 है। अल्फा निकलेगा, गौर से देखिएगा, अल्फा यदि निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 घटेगा, घटाइए 2 तो क्या 90 से 2 घटेगा, कितना हो गया? 88। और ऊपर वाला में 4 घटेगा तो क्या? 226। ठीक है, यदि अल्फा निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 घटता है, द्रव्यमान संख्या में 4 घटता है। बीटा निकलता है तो परमाणु संख्या में 1 जुट जाएगा, यानी 88 है तो कितना हो जाएगा? 89। और ये 226 है तो ये 226 ही रह जाएगा। गामा निकलेगा तो ये दोनों चीजें सेम रह जाएगा, ये वही रह जाएगा और ये वही रह जाएगा। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 89 और कितना? 226। देखिए, 89 226 ये हो गया आंसर। धातु का परा, अगला क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक होता है तो धातु का परावैद्युतांक 80। याद रखिएगा, बोर्ड में बहुत दफा पूछा गया ये क्वेश्चन है। धातु का परावैद्युतांक होता है कितना? 80। अगला क्वेश्चन, जल का परावैद्युतांक होता है, जल का परावैद्युतांक कितना होता है भाई? 80। धातु का अनंत और जल का परावैद्युतांक 80। अगला क्वेश्चन, निम्न नहीं है, कौन सी श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य भाग में आती है? दृश्य भाग में आती है, दृश्य भाग में आती है। इसको याद रखने का क्या तरीका बताए हैं, गौर करिएगा। क्या ट्रिक है इसका याद रखने का? देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ना कितना भाग होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 5 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? देखिए, ला, बा, पा, ब्रे, फा। ला, बा, पा, ब्रे, फा, ये होता है 5 भाग है किसका? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, पहला है लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। दूसरा है बॉमर श्रेणी। तीसरा है पास्टन श्रेणी। चौथा है ब्रैकेट श्रेणी और पांचवा है फाउंड श्रेणी, फाउंड श्रेणी। ठीक है, ला, बापा, ब्रेफा, या लाल बाबू का पापा ब्रेकफास्ट करता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। लाल बाबू का पापा ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट करता है। तो हो गया, ला से हो गया लाइमन, बा से हो गया बहमर, पा से हो गया पास्टन, ब्रे से हो गया ब्रेकेट, फा से हो गया फाउंड श्रेणी। ठीक है, देखिए 5 भाग है ये, लाइमन, बॉमर, पास्टन, ब्रेकेट और फाउंड। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? परा, दृष्टि और ये तीनों आएगा अब। परा, दृष्टि, अब। क्या याद रखना है? परा, दृष्टि, अब। देखिए, तो लाइमन श्रेणी जो आता है ना, वो आता है पारा बैगनी भाग में, पारा बैगनी। बॉमर श्रेणी आता है दृष्टि से, क्या याद रखेंगे? पड़ा से क्या याद रखेंगे? पड़ा से हो गया पारा बैगनी, पारा बैगनी। दृश्य, पड़ा दृष्टि, दृष्टि से क्या हो गया? दृश्य, दृश्य प्रकाश। और ये सब है अवरक्त,
अवरक्त, अवरक्त भाग, ये सब क्या है अवरक्त में। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य भाग में, तो दृश्य भाग में कौन आता है बामर, कौन आता है बामर। चलिए तो ये हो गया बामर, यानी आंसर कितना हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 61 पर, परमाणु बम का विस्फोट निम्न के कारण होता है। तो परमाणु बम है बाबू नाभिकीय, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कारण क्या है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कारण क्या है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए भारी नाभिक के हल्के नाभिक में विखंडित होने के प्रक्रम को कहते हैं। यदि एक भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिक में टूटता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या विखंडन। क्या हो रहा है नाभिक का विखंडन हो रहा है। जब एक भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिक में टूटता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक का विखंडन हो रहा है, नाभिक का विखंडन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, किसी तारे में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण है हल्के नाभिक का संलयन। हल्के नाभिक का संलयन, आपको पता है कि वहां पर ना हीलियम का संलयन होता है, हीलियम, हीलियम। ठीक है, कोई भारी नाभिक न है, हल्का नाभिक है हीलियम का, तो यहां पर क्या होता है हल्के नाभिक का संलयन। हाइड्रोजन बम निम्न में किस घटना पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो हल्का हल्का नाभिक मिलके एक भारी नाभिक को बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए उसके बाद क्या है आयनीकरण क्षमता। आयनीकरण क्षमता समझिएगा इसको। आयनीकरण क्षमता देखिए, अल्फा पर आवेश होता है 3.2 इंटू 10 के पावर 90, बीटा पर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस इतना, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो बोलिए सबसे ज्यादा आवेश किस पर है। आप लोगों को क्लास में एक एग्जांपल समझाए थे कि मान लेते हैं एक आदमी को पूरा कादा उदा लगा के चारों तरफ से किसी भीड़ में घुसा दिए, किसी बहुत सारा मेला लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें वो आदमी घुस गया, तो वो जिस जिस आदमी को टच करेगा भिड़ेगा उस सबको कदा लगाएगा, यानी क्या करेगा आवेशित करेगा। क्या करेगा आवेशित, यानी जब कोई आवेशित कण किसी दूसरे कण में टकराता है तो वो उसको क्या करता है आवेशित करता है। तो जिस पर जितना ज्यादा आवेश रहेगा उसका आयनीकरण क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता किसका होगा, सबसे ज्यादा आवेश किस पर है अल्फा पर। चलिए और उसके बाद बीटा का, और सबसे कम आयनीकरण क्षमता किसका होगा गामा का, यानी अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा, यानी आंसर क्या होगा सी। आंसर क्या होगा सी। क्या एक मिनट सॉरी, आंसर यहां पर क्या होगा बी, मिस्टेक से हो गया। आंसर क्या होगा बी, सबसे ज्यादा किसका अल्फा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 66 पर, अल्फा बीटा और गामा किरणों की भेदन क्षमता है। बताइए देखिए अल्फा पर आवेश होता है प्लस, बीटा पर माइनस, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं एक लड़का है तो वो लड़की के तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसका स्पीड मान लेते हैं ना दोनों तरफ लड़की का यूं लाइन खड़ा है और बीच में वो लड़का को दौड़ा दें, तो उसका ध्यान किधर होगा लड़की के तरफ होगा ना, तो उसका स्पीड क्या होगा कम, उसका भेदन क्षमता क्या होगा कम। अब देखिए बीटा, बीटा बीटा पर भी आवेश है, मान लेते हैं कि दोनों तरफ लड़का खड़ा कर दिए, अब बीच में लड़की को दौड़ाएं, तो उसका ध्यान कौन रहेगा लड़का की तरफ। समझने के लिए केवल बोल रहे हैं, आपको याद रखने का तरीका एक बता रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी स्पीड क्या होगा कम। लेकिन यदि मान लेते हैं कोई आवेश नहीं है, यानी ये समझ रहे आप लोग, यानी ये अब बोलिए बीच में दौड़ा दें तो क्या नहीं उसको लड़का के तरफ ध्यान रहेगा न लड़की के तरफ, यानी उसका स्पीड यानी भेदन क्षमता क्या होगा सबसे अधिक होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होगा गामा का, उसके बाद बीटा का, और सबसे कम होगा अल्फा का। चलिए अगला क्वेश्चन
कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी पाराबैंगनी भाग में पड़ता है? ये क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो इसका क्या ट्रिक बताए, ला बा पा ब्रे फा। देखिए, और ये पड़ा दृष्टि अब, ये सब है अवरक्त भाग। देखिए, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी में पड़ता है, बॉमर श्रेणी दृश्य में पड़ता है। दृश्य, ये दृष्टि तो ये केवल याद रखने के लिए बोले हैं, ये आपका क्या दृश्य भाग, ये है पराबैंगनी भाग, और ये सब है अवरक्त भाग। तो क्या है, कौन सा श्रेणी है बाबू? किसी तत्व, एक मिनट, लाइमन श्रेणी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी पराबैंगनी में? तो पराबैंगनी में कौन सा आएगा भाई, देख लीजिए। पराबैंगनी में क्या आता है? लाइमन श्रेणी। पराबैंगनी में क्या आता है? लाइमन श्रेणी। परादृष्टि अब, ठीक बात है। तो लाइमन कहां आएगा? पराबैंगनी में आएगा। अगला, किसी तत्व के ठीक आधे परमाणुओं को विघटित होने में लगा समय कहलाता है। यदि देखिए, किसी तत्व का मान लेते हैं कि 12 परमाणु है, तो उसके ठीक आधा परमाणु यानी कितना, 6 परमाणु को विघटित होने में, खत्म होने में जो समय लगता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्ध आयु, हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? अर्ध आयु। तो ये हो गया अर्ध आयु, ए नंबर, ए हो गया। चलिए, इसके बाद है चित्र में आई का मान निकालें। आपको पता है ये किरचॉफ का नियम पर बनता है। किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है? किसी संधि पर धाराओं का कुल योग हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। किसी संधि पर धाराओं का कुल योग हमेशा शून्य होता है। देखिए, संधि की ओर, ये संधि की ओर आ रहा है। देखिए, ये संधि है, बिंदु ये आ रहा है, ये भी संधि की ओर आ रहा है, ये संधि से दूर जा रहा है, ये भी संधि से दूर जा रहा है, ये भी संधि से दूर जा रहा है। तो जो संधि की ओर आएगा उसको पॉजिटिव, और जो दूर जाएगा तो उसको क्या लेंगे? निगेटिव। देखिए, ये आ रहा है तो क्या 5 एम्पियर, ये भी आ रहा है तो क्या +3 एम्पियर, ये निकल रहा है तो -2 एम्पियर, ये निकल रहा है तो -5 एम्पियर, ये भी निकल रहा है तो -I, और टोटल कितना होता है? 0। तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 एम्पियर -7 एम्पियर -I बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर -I बराबर 0। तो 1 एम्पियर बराबर कितना? I, यानी I का मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि शंट क्या है? शंट, चलो शंट पढ़ाए हुए हैं, बहुत बेहतरीन ये सब पॉइंट है। शंट क्या है? तो शंट है सर वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत कम मान के प्रतिरोध को हम लोग शंट कहते हैं। शंट मतलब संठिया गया है, यानी उसका प्रतिरोध क्या हो गया? बहुत कम। इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, μ2/1 बराबर होता है। देखिए, μ2/1, तो जो पीछे है वो कहां जाएगा? ऊपर, आगे वाला कहां जाएगा? नीचे। पीछे वाला ऊपर, आगे वाला नीचे। क्लास में ट्रिक बताए हुए हैं, पीछे वाला ऊपर, आगे वाला नीचे। तो ये हो गया ये आंसर ए। चलिए, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन, यानी दोनों का होता है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या होता है, लेकिन विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण की व्याख्या नहीं होता है। चलिए 73 नंबर, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या नहीं हुआ? तो विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, और ये सब का व्याख्या नहीं हुआ। ये सब का, विवर्तन का भी नहीं हुआ, व्यतिकरण का भी नहीं, ध्रुवण का भी नहीं, यानी ऑल सभी का व्याख्या नहीं हुआ। निम्न में किस आवेश का अस्तित्व संभव है? संभव नहीं है, सॉरी मिस्टेक है, अस्तित्व संभव नहीं है।
देखिए आवेश आवेश का जो मान होता है ना वो इसका 1.6 का हमेशा पूर्ण गुणक होता है। पूरा संख्या से गुना करिए, 1.6 को 1 से गुना करिए तो ये आ जाएगा, 2 से गुना करिए तो हो जाएगा 3.2, ठीक है। 3 से गुना करिएगा तो जाएगा 4.8, ये भी सही है। और 5 से गुना करिएगा तो जाएगा 8, ये भी सही है। लेकिन क्या कि 1.6 को किसी भी पूर्ण संख्या, पूरा संख्या 1 2 3 ये सब कंप्लीट नंबर से गुना करने के बाद क्या 2.4 पूरेगा, 2.4 पूरेगा नहीं, इसीलिए बोलते हैं इस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए 75, चित्र में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इस वाले फिगर में ये जो लेंस है ना 3 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, μ1 μ2 और μ3। लेकिन आप समझिए यदि मान लेते हैं कोई प्रकाश कहीं भी पार करेगा, इसको यहां पर पार क्या बैठाएगा μ1 μ2 μ3, इसको भी क्या बैठाएगा μ1 μ2 μ3, μ1 μ2 μ3 μ1 μ2, कहीं भी ऊपर में कहीं भी और नीचे भी कहीं पार करेगा तो μ1 μ2 μ3, यानी कहीं भी पार करेगा तो सब को एक ही चीज मिलेगा μ1 μ2 μ3। इसका मतलब सब एक ही जगह पर जमा होगा, यानी एक फोकस, क्या वो फोकस, एक फोकस, और एक फोकस तो प्रतिबिंब कितना होगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, संकेत तरंग को वाहक तरंग से अलग करना, डिमॉड्यूलेशन, मिला ना मॉड्यूलेशन, अलग करना डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। तो ये बाबू डिमॉड्यूलेशन कहलाता है। जल के लिए क्रांतिक कोण का मान 49 डिग्री होता है। जल के लिए याद रखिएगा, कांच के लिए कितना होता है, कांच के लिए 42 डिग्री, जल के लिए 49 डिग्री, हीरा के लिए 24 डिग्री और पानी के लिए 49 डिग्री। ये कौन सा लॉजिक गेट है, ये एंड है, ये एंड है। देखिए ये ऐसे करके ना डी टाइप का है, डी तो समझिए एंड है। और रहता ऐसा होता, और इस तरीका से, और नोट इस तरीका से होता है, ठीक है। तो ये कौन सा लॉजिक गेट है, एंड। आकाश नीला क्यों दिखता है बाबू, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग पढ़े हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो वो माध्यम का कण क्या करता है, कुछ प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, शेष को रिफ्लेक्ट करता है। और इसका मुख्य फिनोमिना था, आप लोग पढ़े होंगे, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखना, है ना। ये सब कुछ इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतरे में लाल संकेतों का उपयोग होना, तो आकाश नीला दिखाई का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। चित्र के अनुसार सही है। आप गौर से देखिएगा, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का काम है किरण को झुकाना, अभिसरित करना, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपसरित कर रहा है। कहने का मतलब इसका क्या, प्रकृति क्या हो गया, बदल गया। यानी देखिए इसका काम है, ये है क्या आपका, इसको कहते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस है अभिसारी, लेकिन ये किरण को क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अपसरित कर रहा है। यानी इसका प्रकृति बदल गया। प्रकृति कब बदलेगा, जब लेंस का अपवर्तनांक कम और माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, यानी μ1 ग्रेटर देन क्या, μ2, यानी μ1 ग्रेटर देन μ2 हो। इस तरीका से इसका आंसर ए हो गया। आप लोग सब अपना अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, एकदम से पूरा आंसर शीट बना लीजिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। और बहुत मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आज लगभग 12 बज गया, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो एकदम दबा के शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।